तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के इस बैच का नाम है ब्रह्मशास्त्र बैच, और ब्रह्मशास्त्र बैच ओनली फॉर सामाजिक विज्ञान के लिए चल रहा है। ठीक है, जिसमें ओनली फॉर हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब बोल सकते हैं कि सर बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और हम इसको कैसे याद करें। पूरे ये चैप्टर मतलब पूरे इससे हम विषय जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हो, इस विषय से हम कैसे पूरा अपना नंबर ला पाए। ये क्रैश कोर्स का भाग 1 है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स का भाग 1 है। यहीं पे सिर्फ प्रतिदिन चेंज होते जाएगा, 01, 02, 03, इस प्रकार से ज्यादा नहीं, लगभग 30 दिन का क्लास है। ओके, हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जीत उसी का होता है जिसका संघर्ष जारी। हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर लेकर जाएगा एक दिन। मतलब कहने का तात्पर्य है बाबू कि जो जितना संघर्ष करेगा वही एग्जाम को बढ़िया से जीत के आ पाएगा। अब मान ली कि हम लोग कठिनाइयों से भागेंगे, तो कठिनाइयों से भागने के बाद ये समझिए कि हम जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। कठिनाइयों से लड़िए और कठिनाइयों का सामना कीजिए। उसी के साथ पहला प्रश्न इतिहास क्या रहा है, और ये प्रश्न आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि जर्मनी का एकीकरण की बाधाएं क्या थी। मतलब जर्मनी का एकीकरण करने में क्या क्या बाधा उत्पन्न हो रही थी। प्रश्न आता है जर्मनी का एकीकरण करने में कौन कौन सी बाधाएं आ रही थी। तो बाबू जर्मनी का एकीकरण में निम्नलिखित बाधा थी, और सबसे पहला बाधा क्या थी कि जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। जर्मनी एक नहीं हो पा रहा था। इसका पहला कारण है लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे। अब बताइए कि जहां पे 300 छोटे छोटे राज्य हैं उनको एक करना तो मुश्किल होगा कि नहीं होगा। ये बाधा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना जी। तो जर्मनी का एकीकरण की पहला बाधा क्या है बोलिए, लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। इसके वजह से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। दूसरा कारण क्या था, राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं। मतलब बोल सकते हैं कि राज्यों में राजनीतिक अलग थी, सामाजिक अलग थी और धार्मिक, मतलब बोल सकते हैं अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग समाज के लोग रहते थे। तो जहां 10 गो धर्म मानिएगा, अलग अलग समाज मानिएगा, तो क्या उद्देश्य एक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दूसरा कारण क्या था, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विशेषताएं। और तीसरा कारण की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि लोग में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। राष्ट्रवाद की भावना समझ में आता है। राष्ट्रवाद किसको कहते हैं, जो अपने देश के प्रति समय निकाले, जो देश के प्रति अपने लड़ने के लिए तैयार रहे, इसकी कमी थी। लोग क्रांतिकारी नहीं थे, अपने देश के लिए कोई लड़ना नहीं चाहते थे, जिसके वजह से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। और चौथा कारण था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया बार बार जर्मनी के एकीकरण में क्या कर दे रहा था, हस्तक्षेप कर दे रहा था, जिसके वजह से भी क्या था, जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। और पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या था, मटेरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। मटेरनी की प्रतिक्रियावादी नीति। तो अगर पूछेगा बताइए कि सर जर्मनी का एकीकरण की बाधा बताइए, तो जर्मनी का एकीकरण में लगभग हम लोग अभी 5 बाधा देखे। कितना बाधा, 5 बाधा। पांचों बाधा में पहला बोलिए क्या है, दूसरा, तीसरा बाधा, चौथा बाधा, पंचमा बाधा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं हम लोग देख लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है। कह रहा है नगर परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बाबू नगर परिषद के 2 काम है, एगो तो अनिवार्य कार्य है और एगो ऐच्छिक काम है। अनिवार्य कार्य के मतलब उसको काम करना ही करना है। नगर परिषद के वो काम करना ही करना है। एगो मन होगा तो करेगा और नहीं मन होगा तो नहीं करेगा। ऐच्छिक जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए कोई ले लेते हैं आप लोग के 5 गो सब्जेक्ट होता है, 6 गो होता है, 6 गो होता है। अब क्यों मन करता है कि सर हम एगो अतिरिक्त सब्जेक्ट लेते, एडवांस मैथ जा करके लेता है ना कोई कोई जी। इसमें लिए कोई अतिरिक्त एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई लिए हैं 10वां में, नहीं लिए हैं। मन होता तो आप ले भी सकते थे। और किस पे निर्भर है ये बात, अपने आप पे निर्भर है। तो नगर परिषद के 2 काम है। एक तो अनिवार्य काम आपको करना ही करना है। जैसे मान लिया जाए
कि भाई हमको 10वां की एग्जाम देना है तो ये 6 को सब्जेक्ट लेना ही लेना होगा, 6 सब्जेक्ट लेना ही लेना है, और ये को एक्स्ट्रा लेने के मन है तो लेंगे और नहीं लेने के मन है तो नहीं लेंगे। उसी को बोलते हैं ऐच्छिक विषय। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक विषय। तो उसी प्रकार नगर परिषद के प्रमुख कार्य बताने हैं तो नगर परिषद के 11 अनिवार्य कार्य है और 6 ऐच्छिक कार्य है। अनिवार्य कार्य क्या है? तो नगर की सफाई करना, पहला क्या है। दूसरा रोशनी का प्रबंध करना, ये भी किसका काम है? नगर परिषद के। पीने के पानी के व्यवस्था करना ये किसका काम है? सड़क निर्माण का मरम्मत करवाना ये भी किसका काम है? और नलियों की सफाई करवाना ये भी किसका काम है? नगर परिषद के। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करवाना ये भी किसका काम है? महामारी से बचाना किसका काम है? अस्पताल खोलना और टीका लगवाने का प्रबंध करना ये भी किसका काम है? नगर परिषद के। और आग से सुरक्षा प्रदान करवाना भी किसका काम है? नगर परिषद के। शमशान घाट का प्रबंध करवाना किसका काम है? नगर निगम के। जन्म और मृत्यु का निबंधन करना ये किसका काम है? निबंधन है मतलब प्रबंध करना, ठीक है। जैसे ना होता है कि कुंडली बनाना है, जन्म कुंडली, और एगो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है वो बनाना, ये भी किसका काम होता है? और इसका ये तो अनिवार्य काम है, इसको करना ही करना, हर हालत में, हर हालत में इसको करना है। और ये चाहे तो कर सकता है सड़क के निर्माण, गली नली का निर्माण, बसने योग्य भूमि का निर्माण, गरीबों के लिए गृह निर्माण, बिजली का प्रबंध करना और प्रदर्शन लगाना। ये मन हुआ तो करे और नहीं मन हुआ तो नहीं भी करे। ये टोटल इसका कितना काम दिया गया है? यहाँ देखिए 11 और 6 कितना होता है? 17 काम, जिसमें 11 को उसको करना ही करना है नगर परिषद को, और 6 को मन हुआ तो करे और नहीं तो नहीं करे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया? किसी का प्रॉब्लम्स नहीं? तो आज हम लोग तीसरा प्रश्न के ऊपर आते हैं। कह रहा है 3 में, आय से आप क्या समझते हैं? आय का इंग्लिश होता है इनकम। इनकम से हम क्या समझते हैं? तो कहता है शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप किसी व्यक्ति को जो पारिश्रमिक मिलता है वह पारिश्रमिक उस व्यक्ति को आय कहलाता है। जैसे कहने के मतलब बाबू कि अगर हम शरीर से कोई काम कर रहे हैं, चाहे हम अपने दिमाग से कोई काम कर रहे हैं, और उस काम के बदले में कोई जो हमको संपत्ति देता है या कोई चीज़ देता है, वही क्या कहलाता है? आय कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी के यहाँ गए और ईटा बालू ढोने लगे, ठीक है। अब ईटा बालू ढोइएगा तो उसके बदले में शाम के कुछ देगा ना वो, चाहे तो धान दे दे, चावल दे दे, गेहूं दे दे, चाहे 230 रुपया थमा दे शाम के, ठीक है, और 40 रुपया पिया के भी थमा देगा। तो सब क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आय कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करने के फलस्वरूप, मतलब हम शारीरिक रूप से काम करें चाहे मानसिक रूप से कार्य करने, और उसके बदले में जो परिश्रमी के बदले में जो व्यक्ति को मिलता है उसी को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं। तो आय का डिफिनेशन क्लियर हो गया सबको? आय किसको कहा जाता है? जो हम काम करते हैं और काम के बदले जो हमको मिलता है उसी को क्या कहते हैं? हम आय कहते हैं। काम 2 प्रकार के होता है, एगो आदमी शरीर से करता है और एगो आदमी दिमाग से करता है। शरीर से और दिमाग से। अब शरीर से कौन काम होता है, दिमाग से कौन काम होता है, इसे देखिए। जैसे मान लीजिए हम घर में बैठल है, पता चला कि उसका फलना के जमीन बिक रहा है, दूसरा आदमी पता चला वो खरीदे वाला है, बोले कि देखो जमीन तुमको लेना है, ठीक है आ जाओ मेरे घर पे, तुमको जमीन बेचना है आ जाओ मेरे घर पे। कितना में जमीन बेचेगा? 1 लाख में। 1.5 लाख में वो जमीन बेच रहा है, लीजिएगा? बोलेगा हाँ। तो अब क्या हुआ कि मानसिक हम अपना खर्च किए और 50,000 रुपया कमा लिए, हुआ ना? तो ये इनकम कहला है। मानसिक रूप से हम कमा लिए 50,000 रुपया। जैसे 1 लाख रुपया का जमीन था उसको हम 1.5 लाख रुपया में दूसरा को बेच दिए उससे लेकर के, तो ये मानसिक इनकम हो गया। तो कहता है आय क्या होता है? आय के बारे में आपको समझ लेना पूरी तरीके से। अगला प्रश्न आता है कि सर जीडीपी का विस्तारित रूप, मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म बताइए। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक। जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ। क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक। ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब NSSO का विस्तारित रूप, N से नेशनल, S से सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन NSSO का विस्तारित या फुल फॉर्म बोला जाए।
आगे जीएनपी का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसका? जीएनपी, जीएन पहले बताओ जीडीपी का क्या होगा? जीएनपी का क्या होगा? एनएसएसओ को क्या होगा? दिक्कत किसी का? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर। एटीएम क्या है? एक प्लास्टिक मुद्रा है। क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। कहता है संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर करिए, विभिन्न आधार पर करिए। किसको? संसाधन। भाई हम संसाधन किसे कहते हैं बताइए, कोई तो जानते तो? हाँ, मतलब मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले सबको क्या कर देते हैं? मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले को। और ये संसाधन को बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पे। संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हाँ, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? और उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? कौन कौन? नवीकरणीय और स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के? चार प्रकार के। कितने प्रकार के? कौन कौन? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। फिर विकास के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में। एक संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। तो इस हिसाब से संसाधन को बांटा गया। तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछ दे कि बताइए उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। उपयोगिता के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में। विकास के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया। सबको देखनी है। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। और जल, हवा, सूर्य, हाँ नवीकरणीय। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं। कर आपदा कितने प्रकार के होते हैं सबको बताना है। तो आपदा कितना प्रकार के होता है? दो प्रकार के। पहला, दूसरा। आप प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन आया? भूकंप, सुनामी। बस ज्यादा आगे नहीं पढ़ना है, जहां पेन रखा है वहीं पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इतना ही है। अब मानव जनित आपदा में कौन आ गया? आतंकवाद। आतंकवाद के बाद, उसके बाद महामारी। कहने का मतलब है कि भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, सुनामी जो है इसे प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, हिमस्खलन प्राकृतिक आपदा है, ओलावृष्टि प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, महामारी एक मानव जनित आपदा है। मतलब जो मनुष्य के द्वारा घटनाएं घटाई जाती है जानबूझ करके, उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। और जो गॉड गिफ्ट हमारा घटता है अपने आप स्वयं प्राकृतिक की वजह से घटती है, उसको क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो आपदा में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कोयला के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। कोयला कितना प्रकार के होता है? पहला में एंथ्रासाइट कोयला। कौन कोयला? दूसरा में बिटुमिनस। कौन? तीसरा में लिग्नाइट। कौन? और चौथा में पीट कोयला। कोयला कितना प्रकार के होता है? मतलब कोयला के चार क्वालिटी होता है। पहला क्वालिटी एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा कोयला होता है, फिर बिटुमिनस, और फिर लिग्नाइट, और सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। सबसे खराब कोयला पीट कोयला, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, और सबसे खराब। और कोयला के कई भाई? चार भाई है। सबसे बढ़िया कौन है? और सबसे जो इससे खराब पीट कोयला है। ओके, क्लियर? पीट कोयला को मतलब लो कैटेगरी क्यों कहा गया? क्योंकि जलता नहीं है, मतलब पत्थर का भाग होता है एक प्रकार से। इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें कार्बन सबसे कम है। इसमें लगभग 25% के आसपास कार्बन है, और इसमें तो लगभग 90 से भी ज्यादा कार्बन है, 90% से भी ज्यादा। ठीक है।
आगे आइए, नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में अवस्थित है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और रिहंद परियोजना हीराकुंड तुंगभद्रा कर्नाटक और हीराकुंड परियोजना रिहंद परियोजना रिहंद तुंगभद्रा हीराकुंड उड़ीसा। तो ये क्या था? नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी और कौन सा राज्य में वो परियोजना है, कहां अवस्थित है, इसकी बात चल रहा था। और आज का अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है फसलों के उत्पादन करने वाले दो प्रमुख राज्य का नाम बताना है। जैसे बताना आपको बाबू की चावल सबसे ज्यादा कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा कहां होता है? और दूसरा नंबर पर उल्टा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा, दूसरा नंबर पर कौन आता है? और गेहूं में पंजाब, उसके बाद उत्तर प्रदेश। गन्ना में पहले उत्तर प्रदेश तब महाराष्ट्र, दो को गलत था, बाकी सब सही है। केला बिहार और आंध्र प्रदेश, कपास महाराष्ट्र और गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल और असम। मतलब कौन सा फसल कहाँ होता है, ये था। ठीक है, कौन सा फसल कहाँ होता तो इधर कैसे थोड़ा है कि चावल खाली ही दो राज्य में होता है, बिहार में नहीं होता है, लेकिन प्रमुख के नाम बताना जो सबसे ऊपर रहता है। ठीक है, और 11 प्रश्न था। ठीक है, कितना प्रश्न? 11 प्रश्न। 10 ही प्रश्न, 11 ना। तो ये हो गया क्लियर आपका, बहुत कम समय में होगा। इससे आप क्वेश्चन से एक करके लिख लेंगे। बाकी हम लोग फिर से ब्रह्मशास्त्र बैच में मिलेंगे कल, क्रैश कोर्स 02 के साथ। ठीक है, और प्रश्न को याद करना है 100%। जब तक आप याद नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। याद भी करना है और समझ के याद करना है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और कैसे खत्म हो जाए बात पते नहीं चली। ठीक है, पढ़ने का मतलब यही होता है, मतलब कैसे पढ़ लिए और कखनी बना लिए ये हमको खुद नहीं पता चली। ठीक है, हमको लगा कभी और क्वेश्चन ढेर सा नहीं होगा और पता चला 11 को पार कर गए हैं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए लेवल्स आपका पूरी तरीके से।